उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब एक बड़ा मोड़ आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जहाँ एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें बढ़ रही हैं, वो अपने सीएम पद को लेकर कहीं चिंतित नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव काफी खुश होते दिखाई दे रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने नवनिर्वाचित सांसदों के साथ बैठक की है, जहां उन्होंने कई नतीजों पर बातचीत की। उन्होंने बातचीत की कि आने वाले विधानसभा चुनाव में किस तरीके से प्रदर्शन करना है। ऐसे में ये देखा गया कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव इस बार उभरते हुए नजर आए। अखिलेश यादव ने अपने पिता मुलायम सिंह यादव का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। जी आपको बता दें कि 2004 में मुलायम सिंह यादव 36 सीटें जीते थे, तो वहीं अखिलेश यादव ने 2024 में ये रिकॉर्ड तोड़कर 37 सीटें उत्तर प्रदेश की हासिल कर ली हैं। अब क्या ऐसे में समाजवादी पार्टी से जो नेता रूठे हुए थे, जो गुस्साए हुए थे, या किसी भी कारण से समाजवादी पार्टी को आंखें दिखाकर उनसे अलग हुए थे, क्या अब वो एक बार फिर से समाजवादी पार्टी में वापसी करते दिखाई देंगे? इससे जुड़े आज तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी मनीष मौजूद हैं। मनीष, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। मनीष, देखिए, उत्तर प्रदेश में इस बार देखा गया कि अखिलेश यादव ने अलग ही प्रदर्शन किया। न केवल अखिलेश यादव ने, बल्कि डिंपल यादव ने तो अखिलेश यादव को भी पछाड़ दिया, क्योंकि मैनपुरी में जो बम्पर वोटिंग हुई है डिंपल यादव के लिए, वो चौंका देने वाली है। अब ऐसे में ये भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या अपर्णा यादव बीजेपी छोड़, एनडीए छोड़ समाजवादी पार्टी में आएंगी? वहीं दूसरी तरफ जो गठबंधन तोड़, पीडीए का गठबंधन तोड़, पीडीएम का गठबंधन पल्लवी पटेल ने बनाया था ओवैसी के साथ, क्या अब एक बार वो फिर से समाजवादी पार्टी का रुख करती दिखाई देंगी? वहीं अगर स्वामी प्रसाद मौर्य की बात की जाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य भी महासचिव का पद छोड़कर समाजवादी पार्टी को आंखें दिखाकर अलग हुए थे। क्या वो भी समाजवादी पार्टी में वापसी करते दिखाई देंगे? लेकिन अभी यहाँ पर हम बात करेंगे पल्लवी पटेल की, क्योंकि लगातार ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि सिराथू सीट से वो समाजवादी पार्टी के चिन्ह से यहाँ पर विधायक हैं। क्या ऐसे में सिराथू सीट को अगर बचाना है पल्लवी पटेल को, तो क्या वो समाजवादी पार्टी में वापस आएंगी? और इस बार सिराथू से ना लड़के क्या वो करहल सीट से चुनावी मैदान में उतरती हुई दिखाई देंगी? क्योंकि अखिलेश यादव के पास लोकसभा की भी एक सीट है कन्नौज, और वहीं विधानसभा की भी सीट है करहल। तो यहाँ पर अखिलेश यादव को दोनों सीटों में से कोई एक सीट का चुनाव करना होगा। अब ऐसे में अगर वो करहल सीट छोड़ देते हैं, तो क्या सिराथू सीट छोड़कर करहल सीट पर पल्लवी पटेल जो है वो चुनाव लड़ती दिखाई दे सकती है विधानसभा चुनाव में? जी बिल्कुल शालिनी, यहाँ पर जिस तरीके के आंकड़े यहाँ पर निकल कर आए लोकसभा चुनाव के दौरान यूपी में, तो उसको देखते हुए ये लगता है कि पहली बात तो अखिलेश यादव ने बहुत बड़ी जीत हासिल करी है और उनकी पार्टी ने काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया, जिसके बाद उन्हें यहाँ पर प्रचंड बहुमत मिला है। और ऐसे में देखा जाए तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से यहाँ पर जीत हासिल करके यहाँ पर एक परचम लहराया, उसको देखते हुए ये समझा जा सकता है कि अब यहाँ पर एक सीट छोड़नी तो लाजमी है, जिस तरीके से आप बात कर रही हैं। तो यहाँ पर करहल की सीट वो छोड़ेंगे बेशक, क्योंकि कन्नौज से तो वो सांसद बने हैं। सांसद का पद तो जहाँ तक कि मुझे समझ में आता है कि वो छोड़ेंगे नहीं सांसद की सीट, तो यहाँ पर करहल की सीट छोड़ते हुए दिखाई देंगे। तो ऐसे में जिस तरीके से आपने बताया कि पल्लवी पटेल वहां से यहाँ पर सांसद हैं, माफ कीजिएगा, पल्लवी पटेल यहाँ पर पार्टी के चिन्ह पर यहाँ पर चुनाव लड़ रही थी, तो ऐसे में कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि पल्लवी पटेल के पाले में वो सीट यहाँ पर जाती हुई दिख सकती है, क्योंकि पहले भी सपा और पल्लवी पटेल की पार्टी अपना दल कमेरावादी ने यहाँ पर बहुत सारे चुनाव लड़े हैं, लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव यहाँ पर लड़ते हुए नजर आए हैं। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि, और साफ भी है कि पल्लवी पटेल को वो सीट मिलनी पूरी तरह से तय है। बिल्कुल, अब इस प्रकार से ही देखा जा रहा है, क्योंकि अगर सिराथू सीट बचानी है या अपनी विधायकी के पद को बचाना है, तो पल्लवी पटेल को समाजवादी पार्टी का रुख करना ही होगा। लेकिन अगर बात करें संघमित्रा मौर्य की, तो यहाँ पर इस बार बीजेपी ने बदायूं से संघमित्रा मौर्य का टिकट काट दिया। ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य यानी कि उनके पिता ने अखिलेश यादव को आंखें दिखाई, महासचिव का पद छोड़ा और उनसे अलग हो गए। कुशीनगर सीट से वो मैदान में उतरे, उन्होंने चुनाव लड़ा। वहीं उनके बेटे ने भी वहां से टिकट अपना नामांकन भर दिया और वो भी चुनावी मैदान में उतर गए, लेकिन हालांकि जीत दोनों में से किसी को नहीं मिली। अब इसमें एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा हो जाता है कि जिस प्रकार से संघमित्रा मौर्य का टिकट बीजेपी द्वारा काट दिया गया लोकसभा चुनाव में, क्या ऐसे में संघमित्रा मौर्य भी अब बीजेपी छोड़ एक बार फिर से समाजवादी पार्टी का रुख करती दिखाई दे सकती हैं? क्या लगता है मनीष आपको? जी बिल्कुल, यहाँ पर
पार्टी को छोड़ना बेशक यहाँ पर बनता है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से देखा जाए दोनों ही पिता पुत्री यहाँ पर अपनी सीट से हारते हुए नजर आए, और ऐसे में कहीं ना कहीं ये देखा जा सकता है कि आदमी बड़े पद की तरफ यहाँ पर भागता हुआ राजनीति में दिखता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से अखिलेश यादव यहाँ पर प्रचंड जीत हासिल करके यहाँ पर एक नया रिकॉर्ड बनाया उन्होंने, उसको देखते हुए ये लगता है कि अखिलेश यादव जब यहाँ पर तमाम पद जो पहले से उनकी पार्टी के जो लोकसभा सांसद खड़े हुए हैं यहाँ पे लोकसभा के चुनाव के मैदान में, उनके बाद जब लोकसभा सांसद के तौर पर वो शपथ लेंगे यहाँ पर, तो उसके बाद यहाँ पर जो सीटें खाली होंगी वो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो नेता यहाँ पर लोकसभा चुनाव में मैदान में हार गए हैं या जिनको यहाँ पर कम वोटों से यहाँ पर बहुत अंतर से यहाँ पर हार मिलती हुई नजर आई है, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं समझा जा सकता है कि यहाँ पर संघमित्रा मौर्य और स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए वो कोई ना कोई पद यहाँ पर रखते हुए जरूर नजर आएंगे। मनीष, मेरा बस एक सवाल ये और रहेगा कि इस बार लोकसभा चुनाव में देखा गया कि अखिलेश यादव ने कम से कम 12 से 13 बार अपने उम्मीदवारों का टिकट काटा, टिकट बदला। इस किस तरीके की रणनीति वो बनाना चाह रहे थे? तब तो ऐसा लग रहा था कि अखिलेश यादव पता नहीं किस तरीके की रणनीति बनाना चाह रहे हैं, बार बार अपने ही उम्मीदवारों का टिकट काट रहे हैं, ऐसे में पार्टी में मतभेद हो सकता है। लेकिन जो रणनीति अखिलेश यादव ने बनाई वो रणनीति उनकी कारगर साबित हुई, और वो जो नतीजे सामने आए हैं उसमें ये सामने आ चुका है कि अखिलेश यादव ने जो रणनीति इस बार बनाई थी वो उन्हें जीत दिलाने के लिए बिल्कुल सही थी। वहीं दूसरी तरफ ये देखा गया कि बीजेपी ने भी एक रणनीति बनाई कि इस बार किसी भी सीट पर उस दागी चेहरे को नहीं उतारना है जिससे बीजेपी को नुकसान हो सकता है। लेकिन बीजेपी की ये रणनीति काम करती हुई नहीं दिखाई दी, और नतीजे ये रहे कि इस बार बीजेपी को उत्तर प्रदेश में करारी हार का सामना करना पड़ा। अब ये देखा जा रहा है कि बीजेपी सरकार में, एनडीए गठबंधन में कुछ दल ऐसे भी हैं जिन्हें तवज्जो नहीं दी जा रही है, जिन्हें बैठकों में नहीं बुलाया जा रहा है। क्या ऐसे में वो भी बीजेपी का साथ छोड़कर इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकते हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरीके से आपने यहाँ पर जिक्र किया है, तमाम यहाँ पर सपा में जो यहाँ पर जीत की हासिल हुई है वो उसको देखते हुए समझा जा सकता है कि जिस तरीके से यहाँ पर इस बार सपा ने जो बेहतर प्रदर्शन लोकसभा चुनाव में किया है उसको देखते हुए कहीं ना कहीं आगे की वो रणनीति जो बनाएंगे वो और भी ज़्यादा कारगर साबित होंगी। जिस तरीके से अखिलेश यादव ने पहले लोकसभा चुनाव के शुरुआती दौर में उन्होंने कहा था कि यहाँ पर हम 4 से 5 सीटों की उम्मीद करके चल रहे हैं, तो इतनी बड़ी प्रचंड जीत हासिल करना, तो यहाँ पर जिस तरीके से फेरबदल हुए हैं वो फेरबदल कहीं ना कहीं इस रणनीति को ध्यान में रखते हुए या इस बात को ध्यान में रखते हुए हैं कि बीजेपी का जो परचम है वो पिछली बार जिस तरह से लहराया था उस तरह से ना लहरा पाए, और उसके परचम को कहीं ना कहीं यहाँ पर लहराने से बचाना है और अपनी पार्टी का परचम लहराना है। और इसी रणनीति को ध्यान में रखते हुए, इसी बात को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने ये चुनावी मुद्दा लेकर चले हैं और उसको लेकर चुनाव लड़ा है। उसके बाद यहाँ पर नतीजा आपके सामने है, जिस तरीके से अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर जीत हासिल की है। बिल्कुल, इस बार समाजवादी पार्टी ने कमाल ही कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर एक अलग ही चेहरे के रूप में उभरते हुए सामने आए हैं। जहाँ देखा था कि लगातार 2-3 साल से वो घटते ही चले जा रहे थे, उनकी जो सीटें हैं वो लगातार घटती जा रही थी। जहाँ पे पिछले चुनाव में देखा गया कि केवल 5 सीटें ही उत्तर प्रदेश में जीते थे, तो इस बार सीटें 37 हो चुकी हैं। ऐसे में जिस प्रकार से बीजेपी में लगातार ये देखा जा रहा है कि बीजेपी पार्टी अपने ही नेताओं को तवज्जो नहीं दे रही है। जयंत चौधरी की बात की तो जयंत चौधरी को भी यहाँ पर वो तवज्जो नहीं मिली जो अनुप्रिया पटेल को दी गई एनडीए की बैठक में। अब इससे जुड़े हुए ये सवाल खड़े हो जाते हैं कि जिस प्रकार से बीजेपी ऐसे निर्णय ले रही है, क्या ऐसे में बीजेपी अपनी मुश्किलें बढ़ा सकती है, और आने वाले समय में क्या बीजेपी जो सरकार बनाने जा रही है वो सरकार गिर भी सकती है, सरकार भंग भी हो सकती है? इसको लेकर आप लोगों की क्या राय है, क्या मानना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी प्रकार की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9।